बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अन्ता हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन वमा वलद लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। करम है रमज़ान, रमज़ान करम है रमज़ान, रमज़ान रमज़ान करम है रमज़ान। तमाम तारीफ़ें, तमाम हम्दो सना उस खालिक अज़ल के लिए, सुकून झील को जो देता है कमल के लिए, और मैं उसके नाम से करता हूँ इब्तिदाई कलाम कि जिसके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, आप देख रहे हैं हैदराबाद न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान नशरियात करम है रमज़ान हैदराबाद स्टूडियो से बराह रास्त, जिसको आप तक पहुँचाने में इश्तराक हासिल है यूनिक बैटरीज और यूनिक मोटरसाइकिल का। और मैं हूं आपका मेज़बान अनसब कुरैशी, और मेरे साथ मौजूद हैं अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या सब लो हो कलम तेरे हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रमज़ान करीम की खुसूसी सहरी ट्रांसमिशन करम मोहब्बत पावर्ड बाय यूनिक बैटरीज। मैं हूँ हाफिज़ मोहम्मद अली। आप सबको मोहब्बत व सलाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जी नाज़रीन गिरामी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह 15वीं सहर नशरियात में हम आपके सामने मौजूद हैं। और हमारी जिस तरह से कोशिश रही है, हैदराबाद न्यूज़ की रिवायत रही है कि आप तक एक ऐसी मुनफरिद नशरियात पहुँचाए जिसमें हम मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी के लोगों से गुफ्तगू करें, चाहे फिर वो बिज़नेस कम्युनिटी हो, चाहे वो एजुकेशनल लोग हो, चाहे वो सियासतदान हो, या फिर वो डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, उनसे गुफ्तगू करें। और हम कोशिश करते हैं कि जो लोगों के मसाइल हैं, जो आवाम के मसले हैं, उनका हल तलाश करें, चाहे फिर वो कुरान और हदीस की रोशनी में हो या वो दुनियावी एतबार से हो। और फिर सनाखा हज़रात जो हमारे दरमियान मौजूद होते हैं, वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सनाख्वानी हमारे दरमियान कर रहे होते हैं। तो जनाब अली, बात को आगे बढ़ाते हैं। और आज कौन हमारे साथ कारी मौजूद थे और कौन सनाखा मौजूद है? जी हाँ सब भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। आज जो कारी साहब हमारे दरमियान मौजूद थे, कारी वक़ार साहब, जिन्होंने कुरान करीम फुरकान हमीद की तिलावत की, और बहुत ही प्यारे सनाखा शहर हैदराबाद के अच्छे सीनियर नात खानों में उनका शुमार होता है। जनाब शहबाज कासमी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनको हम खुश आमदीद पेश करते हैं। और इनके उस्ताद मोहतरम और इनके सरपरस्त आला जनाब मोहतरम डॉक्टर अताउर रहमान कासमी फरीदी साहब, जो कि नात अकेडमी भी चला रहे हैं, सूफ़ी जमील अहमद साहब नात अकेडमी। तो अल्लाह करीम उनको आबाद रखे। चलते हैं कलाम, उसके बाद तमाम मेहमानों का तारुफ होगा। मुल्तमिस हूँ जनाब शहबाज कासमी साहब से नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पेश फरमा के आज की इस मुबारक महफिल का समापन। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। वो माहे फरोज़ां, वो नैयर ताबां, वो माहे फरोज़ां,
नहीं यारे ताबा मेरा मुस्तफ़ा है, मेरा मुस्तफ़ा है। और वो 12 रबीउल अव्वल को आया और जो अव्वल बना है मेरा मुस्तफ़ा है। वो माह फरोज़ां वो नहीं यारे ताबा। और क्या तूने देखा आना वो जाना के गैरत में गया जित तक ये ज़माना। कि क्या तूने देखा आना वो जाना के गैरत में गया जित तक ये ज़माना। वो रब का बुलाना वो सबको दिखाना कि जो बारहा है मेरा मुस्तफ़ा है। वो माह फरोज़ां वो नहीं यारे ताबा। और कहाँ तू है शाकी कहाँ की नाते, कहाँ अपनी ज़ाते और कहाँ उनकी बातें। कहाँ तू है शाकी कहाँ उनकी नाते, कहाँ अपनी ज़ातें और कहाँ उनकी बातें। ये क्यों कह रहे हो बशर जा रहा है। अरे हकीकत में खैरुल बशर जा रहा है। हकीकत में खैरुल बशर जा रहा है। वो माह फरोज़ां वो नहीं यारे ताबा मेरा मुस्तफ़ा है, मेरा मुस्तफ़ा है। शहबाज कासमी साहब ने नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नज़ाना पेश फरमाया। सूफ़ी जमील मरहूम नात अकेडमी से आपका ताल्लुक़ है। बहुत ही प्यारे अंदाज से अल्लाह इनको आबाद व शाद रखे और दारेन की नेमतों से अल्लाह इनको माला माल फरमाए। जी अंसब भाई, जिन अहबाब का इश्तराक हमारे साथ है, जिनके ताउन से ये ट्रांसमिशन हम नाज़रीन तक पहुँचा रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आज उनका भी तज़किरा किया जाए। बल्कि रोज़ी करते हैं, क्यों ना पहले उनका तज़किरा किया जाए फिर मेहमानों को तारुफ कराया जाए। बिल्कुल ठीक हो गया जनाब अली। और यकीनी तौर पर जो है वो हमारे दरमियान रोज़ाना की बुनियाद पर इस तरह शख्सियात मौजूद होती हैं और ये जो नशरियात आप तक पहुँच रही है उसमें बहुत बड़ा किरदार होता है उन तमाम तर स्पॉन्सर्स का जो यकीनी तौर पे इस नशरियात की रीढ़ की हड्डी की मानिंद होते हैं। और हमारे साथ इश्तराक हासिल है यूनिक बैटरीज, यूनिक मोटरसाइकिल्स, इसके अलावा रिवायत कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति, अल मदीना फ्लोर मिल्स, ग्लैमर पेंट्स, हाजी महफूज शीरमाल हाउस, वाइट मीट चिकन, लासीफा ब्रेड, डायमंड गोल्ड सिटी, अजवा कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति, तरंग वॉशिंग पाउडर, टैब्स कैम्ब्रिज स्कूल, सुपरस्टार मोटरसाइकिल, अल ज़ुहैब आटा चक्की, शाहीन हनीफ कैटर्स, महमूद डेकोरेशन, KH इवेंट मैनेजमेंट, एथलीट अरीना, अल सफ़ा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, रेंट हाइव्स और सुमैर शेख साहब का बहुत शुक्रिया कि आप जो है वो उसके साथ साथ मदीना ब्लेसिंग हाई स्कूल, आप तमाम तरह आपका बहुत शुक्रिया कि आप हैदराबाद न्यूज़ की नशरियात का हिस्सा बने हुए हैं। और यकीनी तौर पे हम लोग जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि इन ख़ास रातों में आप तक ख़ास नशरियात को पहुँचाया जाए। तो आज जो मेहमान शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है, जिस तरह से हमने कोशिश की है कि रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं उनको यहाँ मदऊ करें, उनसे गुफ्तगू करें। तो आज हमारे दरमियान जो शख्सियत मौजूद है, आप FCPS मेडिसिन, FCPS डायबिटीज़ और एंडोक्रिनोलॉजी
आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल कराची में आप अपनी जो खिदमात है वो सरअंजाम देते रहे हैं 12 साल से। उसके अलावा आप लंदन से भी डिग्री मुकम्मल करके आए और अब शहर हैदराबाद में आप जो है वो अपनी खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं आगा खान हॉस्पिटल में। मेरे साथ मौजूद जनाब डॉक्टर सलीम खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया मेरे कीमती वक्त का। उन्हीं के साथ हमारे दरमियान मौजूद, आप रोज़ाना की बुनियाद पर उन्हें देखते हैं, पसंद करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अरसलान काजी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो जनाब अली, यकीनी तौर पे हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे और जिस तरह से हमारे दरमियान जो मेहमान होते हैं हम उससे बात का आगाज़ करते हैं। मैं सबसे पहले जनाब डॉक्टर साहब की जानिब आऊँगा। सर मुझे ये बताइएगा सबसे पहले तो कि माशाल्लाह इतनी मुश्किल डिग्रियों के नाम यहाँ लिखे हुए, आपने जो है वो अपनी तालीमी सरगर्मियाँ किस तरह शुरू की और अभी माशाल्लाह क्या खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ मुझे इस प्रोग्राम के लिए इनवाइट करने का। बहुत शुक्रिया। और मैं समझता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम करना, ख़ास करके सेहत के हवाले से बात करना, एक सदका जारिया भी है। बिल्कुल। जैसे हम अपनी आम आवाम को एक ऐसा पैगाम दे सकते हैं कि जिससे उनको अपनी सेहत के हवाले से एक अच्छा मशवरा भी दिया जा सके। जहाँ तक मैं अपनी तालीमात के बारे में बात करूँ तो मैं जो है FCPS मेडिसन, जो कि पाकिस्तान में डॉक्टरी के हवाले से एक सबसे बड़ी डिग्री है, उसमें 2 दफ़ा मैंने FCPS किया है। एक दफ़ा FCPS इन मेडिसिन किया है और दूसरी दफ़ा FCPS डायबिटीज़ और एंडोक्राइनोलॉजी आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल कराची से किया था। बाद में जो मैं इंग्लैंड गया था वहाँ से भी अपनी इसी हवाले से मैंने अपनी फ़ेलोशिप की है। मैं मेंबर हूँ अमेरिकन कॉलेज ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी का। और इसके साथ अभी मैं जो मौजूदा है आगा खान हॉस्पिटल हैदराबाद में अपनी क्लिनिक्स करता हूँ। इसके अलावा सदर में भी मेरी क्लिनिक्स होती हैं और हाशिम हॉस्पिटल हैदराबाद में भी मेरी क्लिनिक्स होती हैं। बुनियादी जो हमारी जो शोबा है उसमें हम शुगर के हवाले से मरीज़ों को देखते हैं, थायराइड के हवाले से मरीज़ों को देखते हैं, मोटापे के हवाले से, इनफर्टिलिटी। ये बुनियादी तौर पर हमारी जो स्पेशलाइजेशन है उसमें। बिल्कुल ठीक हो गया। और यकीनी तौर पे जब इतनी पढ़ी लिखी शख्स हमारे दरमियान मौजूद होती है ना, तो मेरी कोशिश ही होती है कि हम उनसे मुकम्मल तौर पे फ़ायदा लें और वो फ़ायदा जो आवाम के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद बातें हों वो हम उनसे करें। सर तो मैं आगाज़ यहाँ से करूँ, लेकिन उससे पहले मैं अली साहब की जानिब ज़रा आऊँ कि अली साहब कल आप मौजूद नहीं थे, क्या हुआ था? हज़रत कल तबीयत ठीक नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है, आज सेहतियाब हूँ। आपकी वजह से हमने आज डॉक्टर बुलाए। अच्छा, इसी वजह से डॉक्टर साहब बुलाए, टीका लगवाएंगे इनको। सुभान अल्लाह भाई, क्या बात है। जनसा भाई एक बात मैं आपको बताता चलूँ, ये रमज़ान ट्रांसमिशन हैदराबाद न्यूज़ की अल्लामा साहब और डॉक्टर साहब शहबाज भाई, ये शहर हैदराबाद में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में देखी जाती है। जैसे कि गुजरावाला से कुछ दोस्त अहबाब साथी हमारी ये ट्रांसमिशन देखते हैं, तो मैंने कहा आज इंशाल्लाह उन साथियों, वो लोग तवातर के साथ पहले दिन से लेके पहले रमज़ान से लेके अब तक रमज़ान ट्रांसमिशन हमारी देखते हैं गुजरावाला में। तो मैंने कहा चला आज उनका शुक्रिया अदा किया जाए। हमारे नदीम भाई हैं, वक़ास भाई हैं, ग़ुलाम साबिर भाई हैं, अरशद भाई हैं और ज़हीर भाई हैं। अल्लाह करीम इनको आबाद और शाद रखे, जो कि शहर गुजरावाला से मोहब्बत फरमाते हैं और शहर हैदराबाद की ये खूबसूरत सी हैदराबाद न्यूज़ की ट्रांसमिशन करम रमज़ान देखते हैं। अल्लाह करीम इनको दारैन की नेमतों से माला माल फरमाए। आप सुनाएं, आपकी तबीयत आज ठीक नहीं लग रही है, तो मैंने भी इसी वजह से डॉक्टर साहब को बुला लिया है। क्या बात है? 2 दिन से ज़रा जो है ना वो यकीनी तौर पे एक तो मुस्तकिल तौर पे थकावट है, क्योंकि एक रूटीन ऐसी बनी हुई है कि पूरा पूरा दिन हम जो है सब लगे हुए हैं। उसके अलावा फिर ज़रा मौसम हैदराबाद का समझ से बाहर है इस वक्त, कभी गर्मी तो कभी सर्दी। और उसके फिर अलावा जो है ना वो मैंने कल साहब को बता भी रहा था, कल हम यहाँ हमारे दरमियान मौजूद थे अपना वो मोहतसिब आला के रीजनल हेड, तो हम उनसे कल यही बात कर रहे थे कि गैस जो है ना वो इस वक्त शहर हैदराबाद में नहीं आ रही। तो कल मैं ज़रा ठंडे पानी से नहा लिया। अच्छा, तो आपकी वाली बात याद आ गई तो मुझे, वो तो पाबंदी उस बात पे तो तो उससे जो ठंडे पानी से नहाए गैस ना होने की वजह से, तो बस वो ज़रा गला वाला। मैंने तो कल आपको एक कमेंट्स भी किया था कि सर आप हेस्को रिजवी सब डिवीज़न पे भी जो है हाँ वो दरअसल कल मेरा मोबाइल चार्ज नहीं था तो मेरा मोबाइल रखा हुआ था अंदर आज, इसीलिए मैंने हाथ में लिया मोबाइल। और माशाल्लाह अलीना चांडियो साहब का कोई मैसेज भी आया मेरे लिए, आज हमारे बहुत अच्छी होस्टिंग कर रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा, हमारे पास जो है ना जैसे डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं और हेल्थ डिपार्टमेंट से अल्लामा साहब का भी ताल्लुक़ है माशाल्लाह, अल्लामा मोहम्मद अरसलान कादरी साहब दामद बरकातुहुल आलिया का। तो आज बैक कैमरा भी हमारे पास जो है टावर एसोसिएशन के अपना सरपरस्त आला भी मौजूद हैं। उज़ैर भाई समझ गए मेरी बात को, आज वो भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए जितने साथी यहाँ पर आए। चीज़ में ये इंशाल्लाह हम थोड़ा प्रोग्राम आगे चलेगा फिर इंशाल्लाह आपको बताएंगे। जनाब अली डॉक्टर साहब की डॉक्टर साहब हम इसको इस तरह से आगाज़ कर लेते हैं बात का कि एक बहुत बड़ा रेशो हम देख रहे हैं डायबिटीज़ का, मतलब बढ़ता हुआ रेशो है बहुत ज़्यादा। अच्छा, माह रमज़ान एक ऐसा महीना है इसमें हम लोगों की रूटीन बिल्कुल चेंज हो जाती है, हमने रोज़ा रखना होता है। इस वक्त आएगा 13 घंटे का जो है वो रोज़ा पाकिस्तान में हो रहा है। तो जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं वो माह रमज़ान किस तरह गुजारें, अपनी इस डायबिटीज़ के साथ साथ माह रमज़ान को किस तरह से मैनेज करें?
जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। पाकिस्तान में जिस तरीके से देखा जा रहा है शुगर का तनासुब तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है और मौजूदा सर्वे के मुताबिक में पाकिस्तान में तेज़ी से बढ़ने वाले में पाकिस्तान का पहला नंबर अब शामिल होता है दुनिया भर में। कि पाकिस्तान में शुगर के मरीज़ इतने ज़्यादा हैं कि हर 4 में से 1 शख्स शुगर का मरीज़ है। और ये कहा जाता है कि हर वो शख्स जो 30-35 साल की उम्र तक पहुँच जाए, चाहे उसको कोई अलामात है या नहीं है, उसको अपनी शुगर ज़रूर चेक करनी चाहिए। तो जहाँ तक बात की जाए रमज़ान के हवाले से, तो शुगर के मरीज़ों के लिए 2016 से पहले अक्सर मरीज़ जो थे वो शुगर के मरीज़ कभी कोई उलमा कराम से मशवरा करता था, कोई डॉक्टर से मशवरा करता था। तो 2016 में दुनिया भर में इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन, जिसमें डायबिटीज़ एंड रमज़ान के हवाले से जो है ना इन्होंने एक गाइडलाइंस बनाई थी और उस गाइडलाइंस बनाने का मकसद ये था कि शुगर के मरीज़ों को उलमाए कराम और डॉक्टरों के मशवरे से मिलके एक ऐसी तरतीब बनाई जाए ताकि लोगों को इस हवाले से कोई परेशानी का शिकार ना हो। 2016 के बाद फिर 2020 में उसमें कुछ तरमीम आई थी और उसमें ये फ़ैसला किया गया था कि शुगर के वो मरीज़ जो कि रोज़ा रखने की ख्वाहिश रखते हैं, और अक्सर हमारे वो मरीज़ हमारे ज़्यादातर लोग यही चाहते हैं कि वो रोज़े अपने मिस ना करें, तो उनको ये मशवरा दिया जाता है कि रमज़ान शुरू होने से कम 4 हफ़्ते पहले या 6 हफ़्ते पहले अपने मौलिद से मशवरा किया जाए ताकि वो आपकी कंडीशन को देख के एक रिस्क का फ़ैसला किया जाए कि आपको शुगर का रमज़ान के दौरान शुगर के क्या पेचीदियाँ हो सकती हैं। तो वो सारा का सारा जो रिस्क तरतीब किया गया था उसमें ये फ़ैसला किया गया था कि ये देखना ज़रूरी है कि मरीज़ को कितने सालों से शुगर है, किस किस्म की शुगर है, उसके गुर्दे की क्या कंडीशन है, उसके दिल की कोई बीमारी तो नहीं है, कोई उसके दवाइयों में ऐसी तो नहीं कि कोई इंसुलिन इस्तेमाल करता है या कोई पेचीदा किस्म की दवाइयाँ। वो सारा का सारा रिस्क कैलकुलेट करने के बाद फिर हम मरीज़ों को मशवरा देते हैं कि रमज़ान में आपको कितना रिस्क है शुगर के दौरान आपकी कंडीशन ख़राब होने का। अगर ऐसे मरीज़ होते हैं जिनका रिस्क 6 से ज़्यादा होता है, अक्सर व बेशतर उलमाए कराम और डॉक्टरों ने इस बारे में मुत्तफ़िक का फ़ैसला किया था कि उनको मना किया जाए कि शुगर वाले ऐसे मरीज़ जिनको हाई रिस्क है वो रोज़ा ना रखें। लेकिन अगर फिर भी वो बज़िद है रोज़ा रखने के लिए तो उनको चाहिए कि वो अपने दवाइयों की एडजस्टमेंट रमज़ान से पहले ज़रूर कराएँ, अपने डॉक्टर के साथ चेकअप के साथ टेस्ट कराएँ, ज़रूरी जो टेस्ट हैं, शुगर चेक करने का तरीक़ेकार उनको बताया जाए। इन चीज़ों पे अमल करना हमारे शुगर के मरीज़ों के लिए बड़ा ज़रूरी है। फिर कुछ ऐसे मरीज़ होते हैं लो रिस्क होते हैं, उनको फिर इतनी सख्त किस्म की पाबंदियों का सामना नहीं होता। फिर कुछ इनके दरमियान होते हैं जिनको हम फिर मशवरा देते हैं कि वो बिल्कुल रोज़ा भी रख सकते हैं और उस दौरान वो अपनी शुगर को भी चेक कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ़ कंडीशन है, यानी ऐसा नहीं है कि कोई मरीज़ आके ये पूछे कि क्या डॉक्टर साहब मैं रोज़ा रख सकता हूँ। हर मरीज़ का जवाब मुख्तलिफ होगा, हर मरीज़ की कंडीशन के हिसाब से उसके हालात का फ़ैसला करके ही फ़ैसला किया जाता है कि वो रोज़ा रख सकता है या नहीं रख सकता। डॉक्टर साहब, अगर मिसाल के तौर पे कोई शख्स है, उसने रोज़ा रख लिया और दौरान रोज़ा उसकी शुगर या तो बढ़ गई या डाउन हो गया, अच्छा मेरा माइक बंद हो गया, भूल जाऊँगा दोबारा, अब आवाज़ सही आ रही है मेरी जी। तो मैं ये बात कर रहा था कि जैसे दौरान रोज़ा उसकी या तो शुगर बढ़ गई या कम हो गई, अब वो आपके पास आ गया, उसका रोज़ा भी है, तो अब आप लोग क्या करते हैं फिर उसके लिए? बिल्कुल, ये बड़ी पेचीदा किस्म की सूरत हाल डेवलप हो जाती है। लोग का पहले तो पता होना चाहिए लोग का मतलब क्या है। अक्सर लोग समझते हैं 100 से कम आ गई शुगर तो लो हो गई है। लो शुगर का मतलब ये होता है कि अगर कोई शख्स जो कि शुगर का मरीज़ है और उसको ऐसी कैफियत आ जाती है जिसमें उसको लो शुगर होने की अलामात हो जाए और उसकी शुगर 70 से कम आ जाए, यानी ऐसी सूरत हाल कि वो कोमा की तरफ जाने वाला हो और उसको बेहोशी की कैफियत हो रही है, उसको बिल्कुल पसीने आ रहे हैं, दिल की धड़कन बढ़ रही है और अभी अफ्तारी में भी कई घंटे बाकी हैं, 4-6 घंटे पे, और हमें लगता है कि ऐसी सूरत हाल में वो एमरजेंसी का शिकार, उसकी जान को ख़तरा हो सकता है। तो उलमाए कराम और डॉक्टरों का ये मुत्तफ़िका फ़ैसला था कि ऐसे मरीज़ को इमीडिएटली एमरजेंसी में जाके उसके जो है ब्रेक द फास्ट, यानी कि उसको कहा जाए कि अपने रोज़े को तोड़ के कंडीशन को, जान को बचाने की कोशिश की जाए इस हवाले से। इसी तरीके से अगर कोई शख्स ऐसा है जिसने शुगर चेक कर ली और शुगर मशीन पे 70 से कम आ रही है लेकिन उसको कोई अलामात नहीं है, तो फिर वो अपनी मशीन चेक करे। ऐसा तो नहीं है कि मशीन में कोई एरर की वजह से उसको जो है ना लो नहीं, अगर 70 से ऊपर है मिसाल के तौर पे 100 के करीब आ, लेकिन हालत गैर हो रही है उसकी, फिर शुगर लो होने की वजह से नहीं है। वो फिर देखना पड़ेगा कि गर्मी में काम तो नहीं किया उसने, कोई हीट एग्जॉस्शन तो नहीं हो गई है, या खुदा ना ख्वास्ता ब्लड प्रेशर तो उनके नहीं बढ़ चुके हैं। तो वो डिपेंड करता है कि वो किस कैफियत की वजह से उसको जो है ना ये हालत गैर होने का वाक़या पेश आ रहा है। बिल्कुल सही हो गया। मैं यही एक सवाल अल्लामा साहब की तरफ भी लेकर आऊँगा, चूँकि हम यही गुफ्तगू कर रहे हैं। अल्लामा साहब जिस तरह भी अल्लामा साहब के पास जाने से पहले एक छोटी सी बात करते हैं, क्योंकि पहले ऐसा होता था अल्लामा साहब और डॉक्टर साहब अंसार साहब के लोगों से पूछो भाई तुम्हारा क्या हाल है, वो कहते थे शुगर है। अब तो तकरीबन लोगों से पूछो भाई क्या हाल है, कहते शुगर है। बिल्कुल ऐसा है लोगों का। जी अल्लामा साहब के साथ पहुँच जाऊँ जनाब। अल्लामा साहब, मैं ये पूछ रहा था आपसे कि जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि हम कुछ मरीज़ों को जो है वो रोज़ा ना रखने का मशवरा देते हैं और कुछ को रोज़ा रखने का देते हैं मशवरा, ठीक है। तो इस सेंस में
जो शख्स अगर इस बीमारी पर है और डॉक्टर ने मशवरा दिया भाई रोज़ा नहीं रखो, तो अब वो रोज़ा नहीं रख रहा, तो क्या उसका वो फिदिया अदा करेगा या बाद में रोज़ा रखेगा, उसका क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इसमें दो बातें हैं। सबसे पहली तो ये कि कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद में भी इस बात का हुक्म है कि तुम में से अगर कोई मरीज़ हो, फ़मिनकुम मन काना मरीदन औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। अच्छा, ये जो मर्ज़ कुरान बयान कर रहा है ये दायमी मर्ज़ नहीं है, क्योंकि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो तो फिर मुस्तकिल मरीज़ हो गए हैं। किसी ख़ास वजह से कोई ख़ास टाइम पे बीमारी आ गई, रोज़ा नहीं रख सका, तो सेहतियाब होने के बाद उसकी कज़ा करेगा। लेकिन ऐसी बीमारी आ गई जो कि अब मुस्तकिल उसके साथ ही रहेगी, तो ऐसी बीमारी के अंदर दो चीज़ें देखी जाएगी। एक तो तबीब हाज़िक, यानी जो स्पेशलिस्ट होगा इस फील्ड का, आप उससे मशवरा करें और ज़िंदगी में अपने तजर्बात भी उसके ख़ुद के होंगे कि अगर मैं रोज़ा रखता हूँ या भूखा रहता हूँ ज़्यादा तो मेरे साथ क्या कैफियत होती है। अगर उसको मालूम है कि जी मर्ज़ बढ़ जाता है या अल्लाह ना करे जान जाने का ख़तरा है, तो ऐसी सूरत में उसको चाहिए कि फिर वो इसका फ़िदिया देगा। अच्छा, फ़िदिया इसका जो है तकरीबन 1.25 किलो गंदम या उसकी कीमत, ये इसका फ़िदिया बनता है। और अगर ऐसा भी हो जाए, क्योंकि इसके साथ ये मसला भी बता दूँ मैं कि किसी ने अगर रोज़ा रख ही लिया है और ज़ोहर के बाद या असर के वक्त में कोई इसकी कैफियत ऐसी हो गई कि अब वो रोज़ा रखता है तो उसका मर्ज़ बढ़ जाएगा या जान जा सकती है, वो तोड़ेगा, तो रोज़ा तोड़ने की सूरत में उसको फ़िदिया देना नहीं पड़ेगा, ना कफ़ारा देना पड़ेगा। अगर कल कदा को वो सेहतियाब हो जाता, उसको अंदाज़ा है, आइडिया है, तो फिर वो उसकी कज़ा कर सकता है। अगर कज़ा करने की पोजीशन में भी वो नहीं है तो फिर वो उसका फ़िदिया दे सकता है। लेकिन इसमें पोजीशन यही होगी कि डॉक्टर से मशवरा करने पहले अपने, और अपनी ज़िंदगी का तजर्बात भी वो सामने रखे, उसके बाद फैसला करें, ये ज़्यादा मुनासिब है। ये अल्लामा साहब ने बहुत ज़रूरी बात की है, और जो गाइडलाइंस हैं जो उसमें भी ये बात का एक पॉइंट है कि मरीज़ का पुराना रमज़ान का तजुर्बा कैसा रहा था। अगर उसका पुराना तजुर्बे में भी उसके मसले मसाइल रहे तो उसके हिसाब से भी उसका एक एडिशनल पॉइंट शामिल किया जाए, बहुत ज़रूरी बात है। बिल्कुल ठीक हो गया तो जनाब अली। तो मेरे यकीन ऑफिस में डिप्टी डायरेक्टर हैं हमारे, उनको है ये मतलब शुगर का मसला, तो मुझे वो ख़ुद बता रहे थे, पिछले साल ही की बात है, तो वो मसला मुझसे पूछ रहे थे ये वाला, तो वो कह रहे हैं कि मैंने पिछले साल हिम्मत करके साथ रखा है, तो मैं ज़ोहर की नमाज़ से पहले यहीं गिर गया था, तो मुझे लेके भागे, तो बोला अब मैं क्या करूँ, मैं नहीं रख सकता। तब मैंने, मुझे याद है, मसला उनको बताया था कि जब आपको कन्फर्म हो गया कि आपका तजर्बा यही है, तो फिर आप जो है वो इसकी फ़िदिया ही देंगे हर दफ़ा। सही, फिदिया देगा ना वो? जी हाँ, 1.25 किलो गंदम या उसकी कीमत, ये फ़िदिया देगा जब उसका मालूम है कि मैं हर रखूँगा रोज़े का? हर रोज़े का। जी सही, सर, सही। बिल्कुल ठीक हो गया जनाब अली। और यकीनी तौर पे ये बीमारियां, बढ़ती बीमारियां, मैं बहुत सारे सवालात मेरे पास और भी हैं, हम एक छोटा सा कलाम लें, उसके बाद ब्रेक, फिर ब्रेक से जब दोबारा आएंगे तो मैं डॉक्टर साहब की तरफ दोबारा जाऊंगा। जी जनाब, क्या कलाम सुन रहे जनाब हैं? शहबाज कासमी साहब से गुजारिश करता हूँ कि 2 अशार कोई खूबसूरत सा कलाम नाज़रीन की समातों की नज़र फरमाएं। आइए एक बहुत ही मशहूर ज़माना कलाम पेश करते हैं। हुदूद तायरे सिदरा हुजूर जानते हैं, कहाँ है अर्शे मौला हुजूर जानते हैं। हुदूद तायरे सिदरा हुजूर जानते हैं, कहाँ है अर्शे मौला हुजूर जानते हैं। बरोज़ हाशर शफ़ाअत करेंगे चुन चुन कर, बरोज़ हाशर शफ़ाअत करेंगे चुन चुन कर, के हर गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं, कि हर गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। खुदा ने इसलिए कासिम उन्हें बनाया है,
कासिम कहते हैं बांटने वाले को, और शायर ने क्या लिखा, खुदा ने इसलिए कासिम उन्हें बनाया है कि बांटने का सलीका हुजूर जानते हैं, कि बांटने का सलीका हुजूर जानते हैं। शहबाज कासमी साहब रूह रवा हैं, आप हज़रत सूफ़ी जमील मरहूम नात अकेडमी के बहुत ही प्यारे अंदाज से हदिया अक़ीदत पेश फरमाई, और यहाँ दुआ गो हैं रॉयल अरीबा ट्रैवल एंड टूर के मसूद आरिफ साहब और जनाब मोहतरम मोहम्मद आरिफ चिश्ती साहब, जो कि हमारी ट्रांसमिशन आप देखते हैं। अल्लाह करीम आपको भी आबादुशाद रखे। जी जनाब, अब कहाँ जाएंगे? जनाब वाले एक ब्रेक लेंगे छोटा सा, आप देखते रहिए करम रमज़ान पावर्ड बाय यूनिक बैटरीज एंड यूनिक मोटरसाइकिल।
एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं आपको हैदराबाद न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान नशरियात कर्म रमज़ान में, पावर्ड बाय यूनिक बैटरीज एंड यूनिक मोटरसाइकिल। और आप मुलाहिजा कर रहे हैं हैदराबाद न्यूज़ के स्टूडियो से बराह रास्त और यकीनी तौर पे बहुत अच्छी, बहुत मायने खेज़ और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल गुफ्तगू इस वक्त हम लोग कर रहे हैं। और कोशिश मेरी यही है कि हम जो मसाइल हैं उनको डिस्कस करें और आप लोग दुआ करें मेरे लिए कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं ताकि हम और अच्छे अंदाज से बात कर सकें। बहरहाल जनाब डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगा। और डायबिटीज़ की चूँकि हम शुगर की बात कर रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि शुगर के मरीज़ों में दिन ब दिन जो इजाफा होता जा रहा है और एक बहुत कसीर तादाद है, मतलब बहुत तेज़ी से आपने बताया अभी एक रेशो जो बहुत ज़्यादा, हर 4 में से 1 फर्द अगर शुगर का मरीज़ है। इसका मेन रीज़न क्या नज़र आता है? मतलब क्यों पहले के दौर में तो इस तरह शुगर इतनी नहीं होती थी, हालांकि जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको मीठा पसंद होता है, पहले के लोग मीठा ज़्यादा खाया करते थे, अब तो इतना मीठा भी नहीं खाया जाता, फिर भी इतनी शुगर का मसला क्यों होता है? बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। जैसे मैंने पहले भी कहा, पाकिस्तान में हर 4 में से 1 शख्स शुगर का मरीज़ है। पाकिस्तान दुनिया में पहले नंबर पर आ चुका है। तेज़ी से बढ़ते हुए रुझान का शुगर का पाकिस्तान में ज़्यादा है। इसकी बुनियादी मुख्तलिफ वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह हमारे इंडो पाक में हमारे जो खाने पीने का रुझान है उसमें एक बहुत बड़ा मसला है। उस खाने पीने के रुझान में बुनियादी वजह हमारा जिस तरह का लाइफ स्टाइल है, खाना पीना है सबसे बड़ी। दूसरा वर्जिश का ना होना। तीसरा ख़ानदान में अगर किसी को शुगर मौजूद होती है, ये एक बहुत बड़ी वजह है। मोटापा एक बहुत बड़ी वजह है शुगर का होना। एक रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान या साउथ ईस्ट एशिया के ममालिक जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, वो ममालिक हैं जहाँ पर हेरिडिटी यानी कि जेनेटिक्स में भी इनके शुगर का होने का तनासब ज़्यादा है बजाय दूसरे ममालिक है। तो ये चंद बुनियादी वजूहात हैं जिसमें शुगर एक पाकिस्तान में भी बढ़ती हुई वजह बनती चली जा रही है। बिल्कुल ठीक हो गया जी। तो मैं अच्छा एक और चीज़ मैं जो है ना वो आगे बढ़ाऊँगा। हम ये देखते हैं कि शुगर अब है लोगों को, ठीक है, अब माह रमज़ान में ये जो शुगर का बढ़ जाना या शुगर गिर जाना, ख़ास तौर पे गिर जाना जो है, फिर हम उसको किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे उसको मैनेज करें? बिल्कुल, ये शुगर का जो गिर जाना होता है ना, जिसका मैंने कहा कि अगर कोई शुगर का मरीज़ और उसकी अगर शुगर 70 से कम हो जाए तो ये हमारे लिए थोड़ा सा अलार्मिंग होता है, रेड अलर्ट होता है। तो कोई भी शख्स अगर वो रोज़े की हालत में है या रोज़े की हालत में नहीं भी है तो उसकी अगर शुगर कभी भी घबराहट, पसीना, दिल की धड़कन शुरू हो जाए तो उसको चाहिए कि वो अपनी शुगर फ़ौरन से चेक करे। इसीलिए हम अपने मरीज़ों को अक्सर मशवरा ये देते हैं कि रमज़ान से पहले अपनी दवाइयों की तरतीब सही कर सके, क्योंकि रमज़ान में आपको पता है कि हमारे खाने पीने का रूटीन चेंज हो जाता है। अफ्तारी में ज़्यादा खाया जाता है, सहरी में कम खाया जाता है। हमारे सोने का रुझान मुख्तलिफ हो जाता है, यानी कि हम फजर सहरी करके फजर पढ़ते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर उसके बाद दोबारा उठते हैं, हम ऑफिस के लिए जाते हैं, फिर दोपहर को आते हैं, सो जाते हैं और उसके बाद हम असर के वक्त उठते हैं। तो हमारा सोने का भी रूटीन चेंज होता है। तो इसी को देखते हुए हम शुगर की दवाइयों को चेंज करने का मशवरा देते हैं कि अपनी जो शुगर की जो दवाइयाँ हैं जो सुबह ली जाती हैं वो अक्सर व बेशतर अफ्तारी पे चली जाती है और जो दवाई रात को ली जाती है वो अक्सर सुबह के वक्त चली जाती है। इस तरतीब को सेट करने से शुगर लो होने के चांसेस ना होने के बराबर होते हैं। इसी तरीके से कुछ ऐसी दवाइयाँ भी होती है, अगर कोई शख्स है जिसका 3 महीने का शुगर का एवरेज बहुत ज़बरदस्त है, 7% आ रहा है, तो उसकी गोलियों में तकरीबन 15 से 20% कमी भी की जाती है। अच्छा। क्योंकि अक्सर मरीज़ 13-13, 14-14 घंटे जब फास्टिंग में होते हैं, खाना पीना नहीं करते, तो ऐसे सूरत हाल में ख़तरा होता है कि शुगर लो ना हो जाए। इसी तरीके से ऐसे भी मरीज़ होते हैं जो कि इंसुलिन लगाते हैं दिन में 2 दफ़ा, उनके लिए भी हम अक्सर व बेशतर ये मशवरा देते हैं कि अगर वो सुबह मिसाल के तौर पे बड़ी डोज लगाते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे सुबह नाश्ते से पहले वो 30 यूनिट लगाते हैं और रात को खाने से पहले वो 20 यूनिट लगाते हैं, तो रमज़ान में ये तरतीब चेंज हो जाती है। हम बड़ी डोज यानी कि 30 यूनिट अफ्तारी पे लेके चले जाते हैं, क्योंकि अफ्तारी पे खाना पीना ज़्यादा होता है अक्सर व बेशतर, और जो छोटी डोज होती है उसको हम सहरी पे लेके चले जाते हैं, लेकिन वो भी कम कर दी जाती है। यानी कि अगर वो 20 यूनिट लगा रहे तो उसका तकरीबन 15-20% यानी उसके यूनिट 14 यूनिट कर दिए जाते हैं या 16 यूनिट कर दिए जाते हैं या 12, उसके कंट्रोल के ऊपर डिपेंड करता है, ताकि सुबह के वक्त वो कम यूनिट लगाए और सहरी के बाद पूरा दिन अगर वो भूखा रहे तो उसकी शुगर कंट्रोल में रहे। अफ्तारी से पहले तक अगर वो शुगर चेक भी करे तो वो शुगर इसकी लो ना हो और वो ऐसी सूरत हाल में दाखिल ना हो कि उसको इमरजेंसी का सामना करना पड़ सके। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, हम ठीक देखते हैं, मतलब ये मेरी वालदा चूँकि शुगर पेशेंट है तो मैं ये चीज़ उनमें फ़ील करता हूँ कि आए दिन ना उनके लाइक बॉडी पार्ट्स में दर्द रहता है, लाइक पाँव में दर्द हो गया, हाथ में दर्द हो गया। अच्छा ये नॉर्मल उनकी रूटीन है, लाइक उन्होंने काम कर लिया, जब उनके एक पाँव में इतना दर्द होगा कि वो जो है ना जब तक उसकी वो दबा ना ले, बंदा मालिश ना करे तक वो सही नहीं होता। तो ये कोई पर्टिकुलर रीज़न है, मतलब इस तरह बॉडी पार्ट्स में दर्द होना? देखिए बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। अक्सर मरीज़ जो शुगर के होते हैं वो शिकायत करते हैं दर्दों की, फिर उसके बाद आखिर में उनका सवाल होता है कि डॉक्टर साहब कोई ताकत की अच्छी गोली लिख के दे,
लेकिन देखिए, ताकत की कोई गोली आपको फ़ायदा उस वक्त तक नहीं देगी जब तक आपकी शुगर का कंट्रोल बेहतर ना हो जाए। कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि आपको जो 3 महीने का एवरेज है वो 7% तक होना चाहिए। नाश्ते से पहले शुगर 130 से ज़्यादा या खाने से पहले शुगर 130 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और खाना खाने के 2 घंटे के बाद 180 तक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर कोई शख्स जिसकी शुगर ही 250-300 से ऊपर चल रही है तो जाहिर सी बात है उसके जिस्म में सुस्ती, थकावट, चिड़चिड़ापन, जिस्म में हड्डियों में दर्द होने की शिकायत मुस्तकिल रहती है। तो इसीलिए सबसे ज़रूरी है कि उनका कंट्रोल बेहतर होना चाहिए। उसके बाद जब भी हमारे पास इस तरह के शुगर के मरीज़ होते हैं तो हम उनको मुख्तलिफ मामलात के लिए देखते हैं, यानी कि साल में उनका एक दफ़ा गुर्दे का टेस्ट होना चाहिए, पेशाब का एक टेस्ट होता है, इसको हम कहते हैं स्पॉट यूरिन फॉर एल्ब्यूमिन टू क्रिएटिनिन रेशो, जो कि हमें छोटे लेवल पे गुर्दे के डैमेज से होने से बचा सकता है। इसके अलावा लिपिड प्रोफाइल होना चाहिए, ख़ास तौर पे उन लोगों का जिसकी उम्र 40 से ज़्यादा है, जिनके ख़ानदान में दिल की बीमारियां हैं। इसी तरीके से उनकी आंखों का एक दफ़ा मुआयना होना चाहिए, और उनके पैरों का मुआयना हम साल में ज़रूर एक दफ़ा करते हैं न्यूरोपैथी देखने के लिए। आपने देखा होगा अक्सर कि शुगर के मरीजों के पैर में ज़ख्म बन जाते हैं। वो किस वजह से बनते हैं कि उनके पैरों में वो सेंसेशन यानी कि सुन हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं लगता अगर उनके पैरों में कोई कील लग जाती है, ज़ख्म बन जाता है और इवेंचुअली उनका जो पैर होता है वो कटने की तरफ है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि शुगर के मरीज़ के साल में एक दफ़ा ज़रूर रूटीन चेकअप पे होनी चाहिए, ताकि वो ऐसी सूरत हाल में ना जाए जिसमें उसको ये जिसमें दर्द होना, हड्डियों का भुरभुरापन बन जाना, आंखों की बीनाई चली जाना, गुर्दों का फेल हो जाना, फालिज का अटैक हो जाना, हार्ट अटैक का हो जाना या पैरों का कट जाना। ये वो ऐसी पेचीदगियाँ होती हैं जिसको हम अगर अपने वक्त पे टाइमली डॉक्टर को दिखा के, वक्त पे दवाइयों की पाबंदी करके और परहेज़ पे अमल करके कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ मैं मालूम करना चाहूँगा, मतलब एक पाकिस्तानी कौम का तो खैर अलमिया है कि हम बहुत ज़्यादा जो है ना वो चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। मैं ये रूटीन में देखता हूँ, मतलब क्योंकि हमारे इर्द बहुत सारे इस तरह जो जिनको ये इशू है, वो एक तरफ जो है वो शुगर की मेडिसिन भी खा रहे होते हैं, दूसरी तरफ मिठाई बड़े शौक से खा रहे होते हैं। तो मतलब एक तरफ मेडिसिन भी आपने ली, जिस तरह आप गुलाब जामुन, तो फिर खीर, तो दीगर चीज़ें भी खा रहे हैं, तो क्या ये ज़्यादा नुकसान का बायस होगा? देखिए, शुगर का मतलब भूखा रहना नहीं होता कि आप जो है शुगर के मरीज़ के ऊपर मुस्तकिल एक पाबंदी लगा सकते हैं। जैसे हमारे सुन्नत में भी इजाज़त हुक्म है कि खाना पेट भर के नहीं खाओ। ये सिर्फ शुगर के मरीज़ों के लिए पाबंदी नहीं है, ये हर वो शख्स जो सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना चाहता है उसको चाहिए कि वो अपनी खुराक में इत्तदाल का मुज़ाहरा करे। अब हमारे खानों में अक्सर लोगों का सवाल होता है कि गोश्त खाया जा सकता है, फ्रूट नहीं खाते अक्सर लोग, फ्रूट खाया जा सकता है। अब हमें किस चीज़ों का परहेज़ करना होता है? चीनी गुड़ का इस्तेमाल ना किया जाए तो बेहतर है। मैदे की बनी हुई चीज़ों को हम जितना अवॉइड कर सकते हैं वो बेहतर है, जैसे कि केक रस, पापे, बिस्किट, बर्गर, पिज़्ज़ा, पास्ता, ये मैदे की बनी हुई है। इसी तरीके से जूसेस होते हैं, फ्रेश जूस होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, इसका इस्तेमाल ना किया जाए। आप फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर के मरीज़ 2-3 फल छोटे से रोज़ाना खा सकते हैं। आप घर पे जो आटा है वो एक रिफ़ाइन आटा इस्तेमाल ना करें, आप सादा चक्की वाला, फाइबर वाला, जिसको हम भूसी वाला आटा कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाए, उसकी रोटी बनाई जाए। इसी तरीके से आप कोशिश ये करें कि अंडे का इस्तेमाल करें। लोग कहते हैं अंडे की जर्दी ना, एक अंडा खा सकता है शुगर का मरीज़। इससे साथ साथ आप बिरयानी पुलाव को कोशिश करें कि इस्तेमाल ना करें। आप उबले हुए चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंट्रोल बहुत अच्छा है, महीने में एक दफ़ा आप कहीं दावत में जाते हैं वहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए, आप मुर्गी खा सकते हैं, आप मछली खा सकते हैं, आप मटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल किया। रमज़ान की अगर जहाँ तक बात की जाए तो शुगर के मरीज़ फ्रूट चाट का इस्तेमाल कर सकते हैं छोटे से बाउल में। आप दही बड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि होते हैं अगर आपका शुगर का कंट्रोल बेहतर रहता है कभी। इसी तरीके से घर पे पकोड़े, समोसे, अगर एक शुगर का मरीज़ बैठा हुआ है और सारे लोग ये खाना खा रहे हैं और शुगर के मरीज़ को बंद किया जाए तो ये मुनासिब नहीं रहता। हर एक घर का बना हुआ जिसमें ऑयल कम इस्तेमाल हो या एक छोटा समोसा जिसमें ऑयल कम हो वो खा सकता है अगर उसका शुगर का कंट्रोल बेहतर रहता है तो। बिल्कुल ठीक हो गया जी। तो ये यकीनी तौर पे बहुत अच्छी बातचीत हो रही है और मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है चीज़ें सुनने में। मैं कुछ और भी सवालात करूंगा, लेकिन उससे पहले अल्लामा साहब की जानिब आगे बढ़ेंगे। अल्लामा साहब, जिस तरह भी गुफ्तगू हुई है, हम ये देखते हैं कि जो शुगर के पेशेंट है वो इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं। दौरान रोज़ा अगर कोई इंसुलिन का इस्तेमाल करता है तो क्या वो दुरुस्त अमल है या उससे रोज़ा टूट है? जी, उसकी इजाज़त है बिल्कुल। वो अगर उसको ये इस बात का अंदाज़, क्योंकि ये इंसुलिन वगैरह तो ये अभी के इजाज़त है और जो मसाइल हम आपको बता रहे हैं वो बहुत पुराने हैं कि बीमारी की हालत में ऐसे इशूज़ आ जाएं तो फिर वो रोज़े को रखेगा या तोड़ेगा। लेकिन इंसुलिन का अगर वो इस्तेमाल करता तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। जी, ध्यान रखिएगा बात।
अच्छा जी, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, इसी के अलावा अल्लामा साहब, अच्छा, मैं एक चीज़ का एडिशन करना चाहता हूँ। देखिए, जब भी कुछ अक्सर लोग जो होते हैं, अगर बहुत ज़्यादा शुगर आ जाती है तो वो अपनी मर्ज़ी से इंसुलिन जो है ना बहुत ज़्यादा लगा देते हैं। तो इसमें वो कोशिश ये करें कि डॉक्टर से पहले मशवरा कर लें कि जितनी ज़रूरत है उतनी लगाए। ऐसा ना हो कि वो ज़रूरत से ज़्यादा ऐसे मौके पर लगा दें कि अगले 4 घंटे उनके अफ्तारी में रहेगा, उनकी शुगर डाउन ना हो जाए। तो इंसुलिन के यूनिट का बड़ा सीरियस मामला होता है जिस पे फैसला करना होता है डॉक्टर को। वाह वाह, ज़बरदस्त। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं ऐड करूँगा, मतलब ऐड इससे इजाफे वाली बात है कि सिर्फ शुगर के तक नहीं, कोई भी मर्ज़ हो, ये एक शरई मसला भी है कि आप बात नहीं होता कि मेरे को तकलीफ हुई तो मैंने आपको बताया, आपने गया वो फ़लानी टैबलेट खा ले या वो फ़लानी चीज़ अमल है उसको कर ले तो सेट हो जाएगा। तो जो खुद क्या कहते हैं मुआलिजा करने की सलाहियत ना रखता हो, जो डॉक्टर ना हो खुद, उसको किसी को भी इलाज बताना ये शरअन जायज़ नहीं होता है। ये जिसकी फील्ड है आप उसी से मालूम करें और उन्हीं की हिदायत पे अमल करें। बाद वक्त हम अपने तजर्बे की बुनियाद पर लोगों को पूरी मेडिसिन के डब्बे बता देते हैं, तो उसका अगर नुकसान होगा तो फिर वो इसके ज़िम्मे। ये बिल्कुल वैसे ही हो गया कि आप जो है किसी ऐसे शख्स के पास चले जाएं जिसको देख के कुरान ना पढ़ना आता हो और आपसे दीनी मसाइल पूछ रहा हूँ, वो कैसे बताएगा? जो डॉक्टर नहीं है वो खुद ही पेशेंट है, तो वो क्या आपको बताएगा कि जी आपको क्या आपके मसले का हाल है? तो ये वैसे भी डायबिटीज़ के अलावा भी कोई भी मसला हो डॉक्टर से ही रुजू किया करें इस मसले पर। बिल्कुल ठीक हो गया। और यकीनी तौर पे ये तो हम लोगों का मसला है ना, मतलब हम हर वो चीज़ उस शख्स से पूछेंगे जिसका उसको पता ही नहीं होगा ना। मतलब शुगर की क्या, वैसे ही देख ले, नॉर्मली क्या होता है, बंदा बीमार होता है तो मेडिकल स्टोर पर जाके बोलेगा यार वो बीमारी हुई दवा दे दो। मतलब वो दवा देने का काम तो डॉक्टर का था, मेडिकल स्टोर वाले का नहीं था। जी हाँ, वो तो जो मेडिकल स्टोर वाला आपको दवा दे सकता है, लेकिन जो आपका मर्ज़ है उसकी तशख़ीस जो होती है ना वो डॉक्टर करता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे आपने सारी बातें की और यकीनी तौर पे देखने वाले इस चीज़ को देख भी रहे हैं। अगर कोई मरीज़ आपसे रब्ता करना चाहे, आपके पास आना चाहे, आपसे कंसल्टेशन करना चाहे, तो उसका क्या तरीक़ाकार है, आप तक कैसे पहुँचेगा वो? अच्छा, मैं आगा खान हॉस्पिटल हैदराबाद में क्लिनिक करता हूँ। पीर से लेकर जुम्मा मेरी सुबह के वक्त वहाँ क्लिनिक होती है। इसके अलावा मैं डायबिटीज़, थायराइड एंड हार्मोन्स मेडिकल सेंटर के नाम से हमारे एक छोटा सा सेंटर है मेन डॉक्टर्स लाइन में, मीज़ान बैंक है उससे थोड़ा सा आगे, डॉक्टर मोहम्मद सलीम। तो वहाँ मेरी शाम के वक्त क्लिनिक, रमज़ान के वक्त अक्सर मैं दोपहर के वक्त 2:30 बजे से 5 बजे का टाइम होता है, अदरवाइज़ जो मेरा टाइम होता है वो शाम 6 बजे से 9 बजे तक का टाइम होता है। बिल्कुल ठीक हो गया। तो जी आगा खान में आप डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं जाके, उसके अलावा दूसरी क्लिनिक भी उनकी है। तो यकीनी तौर पर ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जो है ना अपनी सेहत का ख्याल रखें, और इस चीज़ का अंदाज़ा हमें बहुत बाद में होता है जब हम मुख्तलिफ बीमारियों में घिर चुके होते हैं। अब हम ये देखते हैं, आप इस टाइम सुबह के टाइम में पार्क चले जाए ना तो आपको एक बूढ़े लोगों की किसी तादाद मिलेगी सुबह सुबह वॉक करते हुए। क्या चक्कर है, वो ब्लड प्रेशर है, तो वो शुगर है, तो डॉक्टर ने कहा जी वॉक कर लें सुबह सुबह, तो वो मिल रहे होते हैं। उम्र के जिस हिस्से में वॉक करनी चाहिए थी नहीं की, अब उस हिस्से में कर रहे हैं जहाँ बचा कुछ नहीं है। हाँ, वाह क्या तो बात है। बस टांगे हैं तो सलामत है, जी हाँ। तो वॉक कर रहे हैं। चले जी बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब, ऐसे ही आपने चूँकि बताया कि आप जो है वो दीगर चीज़ों को, थायराइड्स को और मोटापे वगैरह को भी देखते हैं, तो मोटापे पे एक सवाल जो है मेरे ध्यान में आया, क्योंकि आजकल मैं इस पर बड़ा काम कर रहा हूँ अपना वजन कम करने के लिए। ज्वाइन किया है, हाँ, तो वजन कम करने के लिए। अच्छा, नॉर्मली मेरी रूटीन में आपको बताऊँ, मेरा वेट कोरोना से पहले बड़ा नॉर्मल था, मैं बड़ा स्मार्ट सा था, अब तो माशाल्लाह फैल गए। अच्छा, स्मार्ट है माशाल्लाह। अच्छा, वाह भाई, क्या कहना है आपके। मेरी रूटीन ये अपना डॉक्टर साहब कि मैं जो है ना बहुत कम खाता हूँ। मतलब कम खाने से मुराद ये कि मेरी नॉर्मल रूटीन में नाश्ता 1 पराठा होगा, दोपहर खाना तो अक्सर बेशतर इसके पे, फिर रात में हमने खा लिया, तो ये हो गया। या अगर मैक्सिमम बिरयानी खा रहा हूँ तो वो 1.5 पाव से ज़्यादा नहीं है, लेकिन वेट मुस्तकिल तौर पे गेन होता जा रहा है। क्यों होता है ऐसा? मतलब मैं तंग हूँ इस चीज़ से, मैंने बड़ी कोशिश की छोड़ने की, लेकिन हो ही नहीं पा रहा कुछ। अच्छा देखिए, मोटापा मैं समझता हूँ कि एक ज़माने में सोचा जाता था कि ये एक तरक्की याफ्ता ममालिक की बीमारी है, लेकिन अब जो है ये तरक्की पजीर, जैसे कि पाकिस्तान है जैसे ममालिक में भी ये बीमारी तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है, और ये बीमारी हमारी सेहत के ऊपर और उसके साथ साथ हमारी इकनॉमी के ऊपर भी एक बहुत बड़ा बर्डन बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि ये वो चीज़ है कि जिसकी वजह से बीमारियाँ जन्म लेती हैं, जैसे कि शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियाँ, या कोई भी ऐसी बीमारी जो नाम लेंगे इससे उनका ताल्लुक़ है। इवन कैंसर के बारे में भी कहा जाता है कि जिन लोगों को वज़न ज़्यादा है उनको मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर होने का रिस्क होता है। फिर बात आ जाती है उसके इलाज की। देखिए, इलाज जो है सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन होता है कि अपनी डाइट को कंट्रोल किया जाए, अपने खुराक को कंट्रोल किया जाए। 100% परहेज़ करना नामुमकिन सी बात होती है, अगर 80% भी अगर अमल कर लिया जाए तो बड़ा ज़बरदस्त रहता है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के, वैसे तो डाइटिशियन जो होते हैं इसके बारे में आपको बहुत अच्छा डाइट प्लान दे सकते हैं, लेकिन जो हमारी कोशिश होती है कि ऐसा रूटीन अपनाया जाए जो कि सारी ज़िंदगी किया जा सके। अक्सर लोगों को मैंने देखा कि 3 महीने 6 महीने वज़न कम किया, फिर आगे चल के वो दोबारा गेन हो जाता है। बिल्कुल। तो ऐसा वेट अपनाने की, ऐसा लाइफ स्टाइल अपनाने की ज़रूरत है जो कि सारी ज़िंदगी। इंटरमिटेंट फास्टिंग अक्सर लोग करते हैं,
मतलब 18-18 घंटे खाना पीना बंद कर देते 1 महीना, तो थक जाते हैं। तो सबसे बेहतरीन तो तरीक़ेकार ये होता है कि आप अपनी खुराक के खाने की जो कार्बोहाइड्रेट्स कंटेंट है उसको कम करें। जैसे नाश्ते में अगर आप एक उबला हुआ अंडा, 2 उबले हुए अंडे या 2 ब्राउन ब्रेड के स्लाइस ले सकते हैं, या चले किसी दिन आपने रोटी खा ली और ऑमलेट खा लिया, लेकिन कम ऑयल होना चाहिए। 1 कप चाय पिएँ लेकिन शुगर फ्री चाय हो, और कोशिश ये करें कि बहुत दूध पत्ती किस्म की चाय ना पिएँ जो कि हम अक्सर यूज़ करते हैं। आटा सादा, जैसे मैंने कहा फाइबर वाले आटे की रोटी होनी चाहिए। थोड़ा हल्का सा नाश्ता किया, फिर आप 3 घंटे के बाद कोई एक छोटा सा फल खा लें, जैसे कुछ ना कुछ आपके भूख वगैरह को कंट्रोल करने के लिए। लंच अक्सर लोग स्किप कर लेते हैं, अगर आप टॉलरेट कर सकते हैं अच्छी बात है, अदरवाइज़ फिर ये कि लंच में आप कोई सैलेड खा लें, उसके साथ कोई चिकन का पीस खा लें, सैलेड के साथ कभी कबाब खा लें, तो ये ऐसा प्रोटीन्स होते हैं जिसमें आपका वज़न नहीं बनता प्रोटीन से। तो इसके बाद शाम की चाय की बारी आती है, तो चाय में आप जो है चलें कुछ 2 शुगर फ्री बिस्किट खा लिए, या कोई थोड़े बहुत बादाम पिस्ते थोड़े से टेस्ट कर लिए, और रात को हल्का सा एक सुन्नत पे अमल करते हुए कम खाएं, पेट भर के ना खाएं, एक थोड़ी सी रोटी खा ली और थोड़ा सा सालन खा दिया, और अगर सोने से पहले कब तो दूध पी लिया आपने बग़ैर मलाई वाला। तो इस तरह का अगर रूटीन रहेगा तो उससे एक तो आपकी जो है डाइट का कंट्रोल भी रहेगा, दूसरा फिर आ जाता है कि आप एक्सरसाइज डेली करें, 30 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक, या खाली पेट नाश्ते से पहले करें, या रात खाने से पहले करें, या जिम ज्वाइन करें, जिससे आपके लिए हेल्प रहती है। दूसरी बात यह कि जब भी मोटापा होता है तो बीइंग एन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, यानी कि हम हार्मोन्स के हवाले से ज़रूर देखते हैं कि ये वज़न बढ़ने की बुनियादी वजह क्या है ना। वजह जब तक नहीं मालूम होगी, क्या ये ख़ानदानी है, कंट्रोल करें, क्या ये किसी हार्मोन्स के डिस्टर्बेंस की वजह से, यानी कि थायराइड एक हमारे इंसानों में हार्मोन होता है जिसके डिस्टर्बेंस की वजह से वज़न का बढ़ना और कम होना होता है। इसी तरीके से कुछ स्टीरॉइड्स, कोर्टिसोल हार्मोन जिस्म के अंदर जब ज़्यादा बनता है तो उसकी कुछ ख़ास अलामात होती हैं। हमारे पास अक्सर मरीज़ आते हैं वज़न कम करने के लिए, दवाइयाँ लिखवाने के लिए आते हैं, लेकिन हम जब उनकी बीमारी के हवाले से जब उनको एवेल्यूएट करते हैं, देखते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, तो पता लगता है उनको एक बीमारी थी जिसकी वजह से उनका बढ़ता है। ख़वातीन में पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, PCOS जिसको कहा जाता है, एक बहुत बड़ी वजह होती है वज़न की ज़्यादती की वजह से। अगर हम मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो मेडिकल ट्रीटमेंट में दवाइयाँ भी शामिल हैं जो कि अप्रूव्ड होती हैं, FDA अप्रूव्ड है, अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन में भी इसका जिक्र आता है। वज़न कम करने की टैबलेट्स होती है, और हालिया दिनों में पाकिस्तान में इंजेक्शंस भी यूज़ किए जाते हैं सीमाग्लूटाइड के, जो कि हम अक्सर अपने पेशेंट को जहाँ पर उनको ज़रूरत होती है वहाँ पर उस इंजेक्शन के ज़रिए भी वज़न कम करने का उनको मशवरा देते हैं। वैसे वज़न कम करना जिम में एक्सरसाइज से ज़्यादा अच्छा है या दवाइयों से ज़्यादा अच्छा है? ज़ाहिर सी बात है, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन फर्स्ट एंड बेस्ट ट्रीटमेंट होती है, जैसे कि एक्सरसाइज, जिम, डाइट को कंट्रोल, ये सबसे ज़्यादा बिल्कुल ठीक हो गया जनाब अली। हम यहाँ बड़े कलाम की जाने एक कलाम लें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तुमने कब से शुरू कर दी? जी जनाब, मोहतरम मोहम्मद तौफीक कादरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आपको हम खुशामदीद पेश करते हैं और गुजारिश करता हूँ कि तौफीक भाई 3 अशार की खूबसूरत नात शरीफ पढ़ें। और आप तज़किरा कर रहे थे जनाब अभी बातचीत में, कभी पकौड़ों का तज़किरा करा, चले रिवायत तो क्यों आयल है तो फिर पकौड़ों का तज़किरा हो, उसके बाद फिर आपने गुलाब जामुन और चमचम का तज़किरा करा। सुल्तान मलक सुल्तान साहब स्वीट्स वाले आपसे आप माशाल्लाह हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, तो शहरी में अगर तकरीबन रोज़ की बुनियाद पे या 1-2 दिन अगर मिठाई बेहतरीन सी हो जाए, पूरे स्टाफ हमारा माशाल्लाह यहाँ बेहतरीन अंदाज से कर रहा है, तो इसमें भी बड़ी बरकत हो जाएगी। अल्लाह ताला आपको आबाद और शाद के मुल्तमिस हूँ जनाब मोहतरम तौफीक कादरी कादरी साहब। सारे खांचे पकड़े हैं इन्होंने। जी जनाब। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। क्या मदीने की सारी दुनिया खाती है, खैरात मदीने की सारी दुनिया
आती है खैरात मदीने की सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश कर रहा हूँ। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, मैं बेकरार, मैं बेकरार था मेरा करार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी कहाँ वो अर्ज़ मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, कहाँ वो अर्ज़ मदीना, कहाँ मेरी हस्ती। ये हाज़री का सबब बार बार आप से है, मैं बेकरार, मैं बेकरार था मेरा करार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी ओ मोहब्बतों का सिला ऐसे कौन देता है। मोहब्बतों का सिला ऐसे कौन देता है। मज़ारे सुनेरी जालियों में यार गार आप से है। सुनेरी जालियों में यार गार आप से है। मैं बेकरार, मैं बेकरार था मेरा करार
आपसे है, हुजूर मेरी तो सारी। भाई बहुत प्यारे अंदाज से जनाब मोहतरम तौफीक कादरी साहब जो कि शहर हैदराबाद के सीनियर नात खानों में जिनका शुमार होता है, बहुत प्यारे अंदाज से सनाखानी फरमाते। अल्लाह करीम आपको दारेन की नेमतों से माला माल फरमाए। बिल्कुल जनाब आली से मुझे बताइएगा कि हमारे पास इतना वक्त है कि हम बिना ब्रेक आगे चल सकें, क्योंकि डॉक्टर साहब को जाना है, फिर अगर वक्त है हमारे पास तो ठीक हो गया। जनाब आली, मैं डॉक्टर साहब एक सवाल मेरे पास अभी आया, मैं वैसे उस अच्छा चले जी डॉक्टर साहब, अगर आपकी ज़्यादा एक छोटा सा ब्रेक ले लूँ मैं, उसके बाद दोबारा आते हैं जी। आप देखते रहिए करम रमज़ान। एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको हैदराबाद न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान नशरियात करम रमज़ान में।
पावर्ड बाय यूनिक बैटरीज एंड यूनिक मोटरसाइकिल। और यकीनी तौर पे क्योंकि डॉक्टर साहब को लेट हो रहा है, उनको जाना है, तो हम ज़रा एक सवाल सर मैं आपसे ले लूँ। मेरे पास सवाल ये आया कि एक शख्स है जिनको वो कह रहे हैं कि उनका थायराइड भी बढ़ा हुआ है, उनका जो है ना वो यूरिक एसिड बढ़ा रहता है और वेट भी बढ़ता है, हालांकि उनकी उम्र कम है और डाइट भी सच कोई नहीं है, तो इसका रीज़न क्या है और उसका हल क्या है? अच्छा देखिए, ये बात मैं बताना चाहता हूँ कि जो बीमारियाँ वो उम्र देख के नहीं आती। अब पहले एक ज़माने में कहा जाता था कि 50 साल के बाद शुगर होती है, फिर उसके बाद ये कहा गया 50 साल के बाद दिल की बीमारी होती है। जो अभी रिसेंट जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से ये कहा गया है कि 30-35 साल तक हर वो शख्स जिसको कोई तकलीफ़ ना भी हो, ख़ानदान में कोई बीमारी ना भी हो, शुगर ना भी हो, वज़न नॉर्मल हो, उसको अपनी शुगर ज़रूर चेक करनी चाहिए, हर वो शख्स जो कि 35 साल तक है। दूसरी बात ये कि थायराइड का ये पता होना चाहिए कि उनको किस किस्म का थायराइड है। जो आप बता रहे हो कि अगर वज़न ज़्यादा है तो उनको बज़ाहिर ऐसा लगता है कि शायद हाइपोथायराइड है, यानी कि जो थायराइड ग्लैंड हमारे गर्दन के आगे तितली नुमा गुदूद होता है वो थायराइड कम काम कर रहा है। जब वो कम काम करता है तो उसकी वजह से अक्सर लोगों का वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है, बालों का गिरना शुरू हो जाता है, सुस्ती थकावट का शिकार होते हैं ऐसे लोग, हड्डियों में दर्द की शिकायत होती है। तो उनका एक टेस्ट होता है TSH का टेस्ट, वो TSH का टेस्ट कराना चाहिए। अगर वो बड़ा है तो उसमें एक गोली आती थायरोक्सिन, थायरोनॉम, लीवोथायरोक्सिन बुनियादी इसका फार्मूला होता है। ये एक हार्मोन है जो कि उनको खाना होता है सारी ज़िंदगी, और उसको टेस्ट करना पड़ता है कि वो लेवल उनका कितना कंट्रोल पे है, 3 पे है, 2 पर है। तो एक दफ़ा लेवल कंट्रोल में रहता है तो वो गोली खानी पड़ेगी। दूसरा उनका यूरिक एसिड की जो शिकायत है, देखिए यूरिक एसिड जो है ना हर कोई अपना कराता है, लेकिन यूरिक एसिड से पहले देखना है कि उसको यूरिक एसिड हाई की अलामात हैं भी या नहीं है, क्या उसके घुटने में कोई ज़ख़म, कोई दर्द, सूजन आई है कि नहीं आई है। अक्सर लोग 5-6 के लेवल पे जाने के बाद गोलियां स्टार्ट कर, लेकिन गाइडलाइंस तो ये कहती हैं कि जब तक उसकी अलामात नहीं है, लेवल बहुत ज़्यादा नहीं, उस वक्त तक यूरिक एसिड की गोली नहीं देनी चाहिए। यूरिक एसिड वाली बढ़ाने वाली चीज़ों से अवॉइड करें, यानी कि जैसे बड़े का गोश्त है उसका इस्तेमाल कम से कम होना चाहिए, बंद होना चाहिए, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखना चाहिए। और वज़न के हवाले से हमने जिससे बात की कि खुराक में अपना बहुत एहतियात करना ज़रूरी होता है। बिल्कुल ठीक हो गया जी। मज़ीद ये कि उनको चाहिए कि डॉक्टर साहब से रुजू करें, उनके पास चले जाएं, जो आगा खान में वो बैठते हैं वहाँ चले जाएं, और जो वो जाके मज़ीद जो चेकअप वैकअप है उनका वो करवा लें, और मुझे उम्मीद है कि फिर मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश होगी इंशाअल्लाह। डॉक्टर साहब आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे? माह रमज़ान का महीना है, हमारे देखने वालों को क्या पैगाम देंगे, किस तरह रमज़ान गुजारें? नहीं, मैं समझता हूँ कि माशाल्लाह से जो हमारी गुफ्तगू है एक सदका जारिया ही है, जो कि हमारे अपने आवाम तक एक पैगाम पहुँचाना ही मकसद होता है कि जिससे उनकी सेहतमंद ज़िंदगी गुजरे। ज़ाहिर है शुगर के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो एक दौर था जिसमें कहा जाता था आज से चंद सालों पहले कि जिसको शुगर हो जाए वो शुगर ख़त्म नहीं हो सकती है, लेकिन नई रिसर्च ये साबित करती है कि जिन लोगों को नई शुगर हुई है 3 साल 5 साल, और अगर वो बदपरहेज़ी करते थे, उनका वज़न बहुत ज़्यादा है, वो अच्छा परहेज़ अपने वज़न को कंट्रोल करके शुगर को ख़त्म भी कर सकते हैं, यानी उनकी दवाइयाँ बंद हो भी सकते हैं। हमारे काफ़ी मरीज़ हैं जिन्होंने अपनी शुगर को ख़त्म भी किया है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, अपने खाने पीने में एहतियात करके, वर्जिश का सही तरीके से इस्तेमाल करके उन्होंने अपनी शुगर को ख़त्म किया है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे जितने भी सुनने वाले हैं उन्हें भी चाहिए कि ना सिर्फ शुगर, हर वो बीमारी जो कि बदपरहेज़ी से होती है, एक अपनी सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने की वजह से होती है, उनको चाहिए कि सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने को फ़ोकस करें, डाइट को अच्छे तरीके से ख्याल करें। रमज़ान का महीना ऐसा होता है कि जिसमें अल्लाह ने हमें तौफीक दी है कि हम अपनी खुराक पे कंट्रोल करें, और ये खुराक का कंट्रोल आगे चल के भी रखना चाहिए ताकि हम अपने आप को सेहतमंद महसूस कर सकें। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, आप तशरीफ़ लाए, अपने कीमती वक्त दिया। जनाब डॉक्टर सलीम खान साहब से हम गुफ्तगू कर रहे थे, और यकीनी तौर पर बहुत मानेखेज़ और बहुत ज़्यादा सीखने वाली गुफ्तगू यहाँ पर हो रही थी, जो यकीनी तौर पे आपको बहुत फ़ायदा पहुँचाएगी इस माह रमज़ान में। डॉक्टर साहब को चूँकि जाना है तो हम यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। गुफ्तगू जारी है, नशरियात जारी है, आप हमारे साथ रहेंगे। देखते रहिए करम रमज़ान, पावर्ड बाय यूनिक बैटरीज एंड यूनिक मोटरसाइकिल।
हमारी और हमारे बच्चों की बेहतर नशोनुमा के लिए प्रोटीन इंतहाई जरूरी है। चिकन इस जरूरत को पूरा करने के लिए कम खर्च और मयारी जरिया है, मगर बदकिस्मती से इस चिकन को जिन तरीकों से ज़बा करके फरोख्त किया जाता है वो इंतहाई नामुनासिब और हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के बरखिलाफ है। व्हाइट मीट इन मसाइल का हल सेहतमंद और साफ सुथरे माहौल में मुतारिफ करवाता है। फ्रेश और हेल्दी चिकन मीट सिर्फ व्हाइट मीट से ही मिल सकता है। व्हाइट मीट सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। जैसे सिंधु किनारे उभरे उजाले की पहली किरण, जैसे बरसों बाद नजर आए सब आरजुओं का मिलन। हैदराबाद में रिहाइश और आसाइश की नई दुनिया आपके लिए। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद, द गेटवे टू हैदराबाद। M9 मोटरवे पर हैदराबाद टोल प्लाजा के बिल्कुल साथ, जहां है 125 गज, 250 गज और 500 गज के शानदार रिहायशी प्लॉट्स, साथ ही 2000 गज और 3000 गज के आलीशान फार्म हाउस प्लॉट्स। आगाज कीजिए एक नए सफर का, बनाएं अपनी जमीन पर अपना घर। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद। प्लॉट्स की कीमतें आपके बजट के मुताबिक। बहुत आसान बुकिंग, माहाना किस्तों का आगाज 10,000 रुपए से, 5 साल की बेहद आसान किस्तों में अदायगी। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद, खुली फिजा में जिंदगी की तमाम मॉडर्न सहूलतों से आरास्ता। महफूज गेटेड कम्युनिटी, शानदार गोल्फ कोर्स, शाहिद आफरीदी क्रिकेट एकेडमी, आला तरीन टाउन प्लानिंग, 200 फुट चौड़ी मेन बुलेवार्ड, मसाजिद, सरसब्ज पार्क्स, तालीमी इदारे, कमर्शियल मराकज, 24 घंटे भरपूर सिक्योरिटी। कदम रखिए इस नई दुनिया में। आपका घर, आपकी जमीन, जहां मुस्तकबिल बेहद हसीन। रमजान का रंग है रमजान, रमजान। रमज़ान नशरियात करें रमज़ान में, और यकीनी तौर पे हम बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन अभी एक जो मौजू बाकी है वो बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है और यकीनी तौर पे मज़ा आएगा। लेकिन इससे पहले हम बढ़ेंगे कलाम की जानिब। तो कौन सा कलाम सुन रहे हैं? कलाम से पहले एक बात मैं बताता चलूँ कि जिनको अभी हमने रुखसत किया वो भी डॉक्टर थे, और जब आके जब जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है वो भी डॉक्टर है। शहराबाद के फ़र्क क्या है दोनों में? अल्लाह, ये फर्क ऑफ कैमरा इंशाल्लाह बताया जाएगा। अच्छा, जो डॉक्टर की जगह डॉक्टर ही ले सकता है। जी बिल्कुल। शहर हैदराबाद के मशहूर मुमताज़ सना खां हैं, सीनियर सना खां, उस्ताद सना खां, और सूफ़ी मोहम्मद जमील मरहूम नात अकेडमी के सरपरस्त आला रूह रवा हैं, और उनके नायब भी हैं। सूफ़ी जमील साहब के को फॉलो भी करते हैं, उनके शागिर्द भी हैं जनाब। और शहर हैदराबाद के हवाले से बताऊँ, मेरे हैदराबाद न्यूज़ के हवाले से, कि हैदराबाद न्यूज़ की अव्वल ट्रांसमिशन से लेकर और आज तक डॉक्टर अताउर रहमान कासमी फरीदी साहब जो हमारे साथ मौजूद हैं, ये अभी तक साथ हैं। अल्लाह करीम इनको इसी तरह आबाद-ओ-शाद रखें। मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब कलाम का आगाज़ आपसे किया जाए, तो उठाएँ माइक और बिस्मिल्लाह कीजिए। सुभान अल्लाह। डॉक्टर अताउर रहमान कासमी फरीदी दामत बरकातहुमुल आलिया। आपका कि आपने एक सारी याद किया हैदराबाद न्यूज़ का, बिलखुसूस उज़ैर भाई का। अल्लाह ताला आपके इस काम में मज़ीद खैर और बरकत अता फरमाए। वो शहरे मोहब्बत
जहाँ मुस्तफ़ा है वो शहरे मोहब्बत, जहाँ मुस्तफ़ा है वही घर बनाने को जी चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है वही घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकर वो चांदी से मटे, वो सोने से कंकर वो चांदी सी मटे वहीं घर बनाने को जी चाहता है। और जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। वहाँ माल दौलत की क्या हैसियत है, वहाँ माल दौलत की क्या हैसियत है, जहाँ जहाँ लुटाने को जी चाहता है। वहाँ माल दौलत की क्या हैसियत है, जहाँ सर कटाने को जी चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है वहीं घर बसाने को जी चाहता है। जिहादे मोहब्बत की आवाज़ गूंजी कहा ज़लाने ये दुल्हन से अपनी। जिहादे मोहब्बत की आवाज़ गूंजी कहा ज़लाने ये दुल्हन से अपनी। इजाज़त अगर हो तो जामे शहादत, इजाज़त अगर हो तो जामे शहादत लबों से लगाने को जी चाहता है। इजाज़त अगर हो तो जामे शहादत लबों से लगाने को जी चाहता है। डॉक्टर अताउर रहमान कासमी फरीदी दामद बरकातुहुल आलिया, आप बहुत प्यारे अंदाज से अपनी हाज़िरी पेश फरमा रहे थे कि वो शेर मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा हैं वहाँ घर बनाने को जी चाहता है। अल्लाह करीम सबको 12 हाज़िरी का शरफ़ अता फरमाए। और साथ ही 2 दिन कबल अंसब भाई एक दोस्त ने मुझे कहा कि शहर हैदराबाद में हैदराबाद न्यूज़ इतना पॉपुलर है कि जब भी इस पे से कोई ख़बर चलती है, इस पर कोई ख़बर नशर होती है तो उस पर इंतज़ामिया जो है जब देखती है तो फौरी एक्शन लेती है। तो हैस्को रिजवी सब डिवीज़न में बंद फीडर के इलाके में एक ऐसा मसला है जहाँ गैर एलानिया लोड शेडिंग रमज़ान से पहले तो हो रही थी मगर रमज़ान में भी हो रही है। तो अगर हैस्को हुकाम ये देख रहे हैं, हैस्को रिजवी सब डिवीज़न बन फीडर में बहुत ज़्यादा गैर एलानिया लोड शेडिंग रमज़ान करीम के बरकत वाले महीने में हो रही है, तो बराए करम इसको कम किया जाए क्योंकि रमज़ान करीम में रोज़दार भी होते हैं
और ज़ाहिर सी बात है तो बरकत व अज़मत वाला महीना है। और अगर आप फिर भी करते रहेंगे तो मेरे पास तो जो हल है ना वो ये है, यूनिक बैटरी मेरे पास मौजूद है। अगर इसी तरह लोड शेडिंग चलती रही, गैर एलानिया लोड शेडिंग चलती रही, तो मेरे पास यूनिक बैटरी मौजूद है, क्योंकि यूनिक बैटरी जो है वो हमेशा का साथ है। तो फिर इंशाल्लाह इसका और हमारे साथ हमेशा का ही होगा। तो मेहरबानी करें, हैस्को काम से गुजारिश है कि हैस्को रिजवी सब डिवीज़न बंद फीडर पे तवज्जो दीजिए। बिल्कुल ठीक हो गया जी। और यकीनी तौर पे जो बंद है वो तो वैसे ही बंद रहेगा, तो फायदा क्या? नाम ही बंद है, क्या बात है भाई, बंद फीडर है तो फायदा क्या खोलने का उसमें। बहरहाल जनाब अली, और आज यकीनी तौर पे एक बहुत बड़ा दिन है। आज यौम विलादत है नवासे रसूल जिगर गोशे बतूल हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का। और शायर कहता है अल्लामा साहब कि इमाम दूसरे हैं पंजे तन में शामिल हैं, इमाम दूसरे हैं पंजे तन में शामिल हैं, हुसैन से भी बड़े हैं इमाम मौला हसन, सखी हैं इब्ने सखी और करीम इब्ने करीम, सखी है इब्ने सखी और करीम इब्ने करीम, सखावतों में पले हैं इमाम मौला हसन, बतूले पाक की आंखों का नूर दिल का सुरूर, बतूले पाक की आंखों का नूर दिल का सुरूर, बड़े ही खास हुए हैं इमाम मौला हसन, और लुआब पाक नबी का दहन में आपके है, लुआब पाक नबी का दहन में आपके है, इसीलिए तो बड़े हैं इमाम मौला हसन, शबाबे अहलिल जन्ना के हैं सैयदो सरदार, सैयदो सरदार, शबाबे अहलिल जन्ना के हैं सैयदो सरदार, जवानों कह दो मेरे हैं इमाम मौला हसन, जवानों कह दो मेरे हैं इमाम मौला हसन, रसूले रहमते आलम की है निशानी आप, रसूले रहमते आलम की है निशानी आप, शबी ही उनकी बनी है, शबी ही उनकी बने हैं इमाम मौला हसन। और कहते हैं कि जिगर कटा है उजागर दिया है ज़हरा उन्हें, जिगर कटा है उजागर दिया है ज़हरा उन्हें, शहीद कैसे हुए हैं इमाम मौला हसन, इमाम दूसरे हैं पंजे तन में शामिल हैं, हुसैन से भी बड़े हैं इमाम मौला हसन। मैं चाहूंगा कि आज तस्करा इमाम मौला हसन हो, क्या कहेंगे जी, हम क्या कह सकते हैं वैसे तो जनाब उनकी शान बयान की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या बात है, इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तज़किरा खैर को करने की कोशिश करूँगा। मेरे आका इमामुल अंबिया ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की चची उम्मुल ने ख्वाब देखा, और ख्वाब देखने के बाद बारगाह रिसालत में आके अर्ज़ करती हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने ख्वाब देखा कि आपके जिस्म अक़दस का एक हिस्सा मेरे घर पे आ गया। तो मेरे आका फरमाते हैं कि जो ख्वाब तूने देखा है वो सच्चा है, मेरी बेटी फ़ातिमा के यहाँ बेटा होगा और उसे दूध तू पिलाएगी। अच्छा। उसके बाद 15 रमज़ानुल मुबारक 3 हिजरी को इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत होती है। आक़ाए दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी और बहुत करीबी सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब भी मैं इमाम हसन को देखता था मैं रो पड़ता था। वजह ये बयान की कि मैंने देखा आक़ाए दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम हसन का हाथ पकड़ कर ले जा रहे हैं और मजमे के दरमियान बैठे हैं, और मेरी आँखों के सामने आक़ाए दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 मरतबा अपने ज़बान मुक़द्दस को इमाम हसन के मुंह में दिया, और उसके बाद दुआ की, या अल्लाह मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तू उससे मोहब्बत कर जो इससे मोहब्बत करता हूँ। इसके अलावा एक हदीस आती है, क्योंकि इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक लक़ब भी है। वो लक़ब क्यों है? इसलिए कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मजमा आम में फरमाया था कि मेरा ये बेटा जो है ये मेरा फूल है, इसकी वजह से आपका लक़ब हुआ रिहानतुर रसूल, यानी रसूलुल्लाह के फूल। और इस पर एक बात और भी मैं गाऊँगा, क्योंकि वो वैसा तो तफसील तलब बात है, लेकिन यहाँ सिर्फ इशारतन जिक्र होगा कि आक़ाए दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर पर तशरीफ़ फरमा थे, और देखा कि एक छोटा सा बच्चा वो तमाम सफ़ों को चीरता हुआ आक़ाए दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आ जाता है। आक़ाए दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुलाहिज़ा फरमाते तो वो उनका नवासा इमाम हसन। सही है जी। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा अगर इंटरप्ट करूँ तो आप बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि बहुत सारे टेक्निकल इशूज़ होते हैं तो हमें ठीक करने होते हैं। तो अल्लामा साहब का जो माइक है वो यकीनी तौर पे जो है वो थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा था, तो मुझे बताया गया कि भाई माइक इंटरप्ट कर रहा है ना, कोई मसला नहीं है, माइक सही करना तो कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि यहाँ सलमान भाई मौजूद हैं। बिल्कुल। तो सलमान भाई जब मौजूद हों
तो कोई मसला तो रहता ही नहीं है। और यकीनी तौर पे हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं जब वो तो भी कोई मसला नहीं है। तो यूनिक बैटरीज, यूनिक मोटरसाइकिल, रिवायत कुकिंग ऑयल एंड बनस्पति, अल मदीना फ्लोर मिल्स, ग्लैमर पेंट्स, हाजी महफूज चिरमाल हाउस, वाइट मीट चिकन, लासीफा ब्रेड, डायमंड गोल्ड सिटी, अजवा कुकिंग ऑयल एंड बनस्पति, मीज़ा तरंग वॉशिंग पाउडर, मदीना ब्लेसिंग हाई स्कूल, टैब्स कैम्ब्रिज स्कूल, सुपरस्टार मोटरसाइकिल, अल ज़ुहैब बाटा चक्की, शाहीन हनीफ कैटर्स, महमूद डेकोरेशन, केच इवेंट मैनेजमेंट, एथलीट अरीना, अल सफ़ा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, रेंट हाइस और सुमेर शेख साहब का बहुत शुक्रिया कि आप हैदराबाद न्यूज़ नशरियात का हिस्सा बने हुए हैं। और उन तमाम तर का जितने लोगों का पिछले 15 दिन से अली साहब नाम ले रहे हैं, जो कि मेरे पास तो नहीं है, इन्हीं के पास आते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। जनाब आप क्या फरमा रहे थे? तो बुखारी शरीफ में तवील वाक़या मौजूद है कि आक़ाए दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने मिंबर अक़दस में जलवा अफरोज़ थे, तो देखा कि आपके नवासी इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु ताला तमाम सफ़ों को चीरते हुए आते हैं आपके पास। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको अपने पास बिठाते हैं, एक मरतबा उन्हें देखते हैं, उसके बाद आप आवाम को फिर देखते हैं जो सहाबा की मुक़द्दस जमात बैठी है, फिर आप अपने नवासे को देखते हैं, फिर जमात सहाबा को देखते हैं। 3 दफ़ा देखने के बाद फरमाया, सय्यदा शबाबी अहल जन्ना, मेरा ये बेटा जन्नती नौजवानों का सरदार है और अल्लाह तबारक व तआला इसके ज़रिए से मुसलमानों के 2 बड़े गुरोह में सुलह करवाएगा। और तारीख़ ने फिर ये देखा कि जब जंग सिफ़ीन हो जाने के बाद, क्योंकि वो एक तवील वाक़या इंशाअल्लाह उसको इस प्रोग्राम में डिस्कस किया जाएगा, और अब तो वाक़यात और खुलफा राशिदीन पर ही आएंगे। जी हाँ इंशाअल्लाह, तो उसमें इसका तज़किरा बिल्कुल होगा। तो जंग सिफ़ीन हो जाने के बाद इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उम्मत की खैर ख्वाही के लिए अपना मनसब खिलाफत जनाब अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सुपुर्द किया। और वो जो जंग सिफ़ीन जिसमें हज़ारों सहाबा भी शहीद हुए थे, उस जंग और उस खून रेज़ी को बंद करने के लिए आपने आक़ाए दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस हदीस पर अमल किया कि मेरा ये बेटा 2 मुसलमानों के ग्रोह में सुलह कराएगा। जैसे ही सुलह हुई तो जंग बंदी बंद हो गई और उसके बाद फिर वो खिलाफत के मामला बेहतर अंदाज में चलने लगे। और तारीख़ में फिर ये आता है कि इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत कैसे हुई। तो देखिए, जो शख्स भी आपके मुल्क में, आपके सूबे में, आपकी सोसाइटी में लोगों की खैर ख्वाही का जज्बा लेके निकलता है, तो कुछ हासिदीन भी पैदा होते हैं। वो चाहते हैं कि ये शख्स जो सामने मौजूद है ये फ्रंट लाइन से हट जाए, ताकि ये जो इस्लाह का पहलू है, उम्मत के अंदर यकजहती का पहलू, ये ख़त्म हो जाए। तो इस वजह से इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कई मरतबा जहर दिया गया है, थोड़ी थोड़ी मिकदार में दिया गया। एक वक्त वो आया कि आपको जब जहर दिया गया तो उसकी वजह से आपकी आंतें और जिगर कट गए, और जब तबीब को दिखाया गया तो उसने कहा कि अब आंतें और जिगर कट गए और अब आपके ज़िंदा रहने के इम्कानात बहुत कम है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त आके आपसे ये पूछते हैं कि आप ये बताइए कि आपको जहर किसने दिया। तो आप ये नहीं कहते कि मुझे फ़लाँ पे शक है या फ़लाँ ने दिया, आपने फरमाया कि जिस पर मुझे शक है अगर वो ना हुआ तो मेरी वजह से कोई मुसलमान नाहक कत्ल होगा, इसलिए मैं अपना ये मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ, बरोज़ महशर में उससे अल्लाह की बारगाह में हिसाब लूँगा। तो इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत भी हो गई। और ज़ाहिर अभी तज़किरा करना लाजिम था क्योंकि आज उनका दीन ख़ास है, और तमाम देखने वालों को, पूरी दुनिया में तमाम मुसलमानों को आज का दिन जो है वो बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आज विलादत है। बाज़ औक़ात हमारे यहाँ पे एक तरीक़ाकार ही होता है जिस पर लोगों की तवज्जो नहीं होती कि किसी सहाबी का, किसी वली के उर्स का दिन जब आता है, इंतकाल का दिन जब आता है, तो लोग उस पर मुबारकबाद दे रहे होते हैं और उनकी तवज्जो ये नहीं होती कि ये उनके इंतकाल का दिन है। इंतकाल का दिन, हालांकि विलादत के दिन आप मुबारकबाद दें, इंतकाल के दिन मुबारकबाद नहीं दी जा सकती, क्योंकि वो मुबारकबाद का मतलब ये होता है कि बरकत हो, हालांकि वो हमारे लिए कल्बी तौर पे दुख का दिन होता है। तो आज तो खैर मुबारकबाद ही का दिन है क्योंकि आपकी विलादत है। बस अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी सीरत का कुछ ना कुछ हिस्सा हमें भी अता फरमाए। आमीन। जनाब अली कलाम मुल्तमिस जनाब मोहतरम मोहम्मद तौफीक अत्तारी कादरी साहब से कि नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 3 अशार पेश करें, इंशाअल्लाह फिर हमारी महफिल आगे चलेगी। हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाए,
क्यों किसी के दर पे जाएं, आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाएं, आपके होते हुए। ओ मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है। मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है। गम क्यों मेरे पास आए, आपके होते हुए। गम क्यों मेरे पास आए, आपके होते हुए। और कह रहा है आपका रब अंतफीह में आपसे, क्यों इन्हें मैं दूं सजाएं, क्यों इन्हें मैं दूं सजाएं, आपके होते हुए। और कौन गए अल्ताफ अपना हाल दिल जी से कहे, जख्मी दिल किसको दिखाएं, जख्मी दिल किसको दिखाएं, आपके होते हुए। जख्मी दिल किसको दिखाएं, आपके होते हुए। हाल दिल किसको सुनाएं, आपके होते हुए। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। और नाज़रीन गिरामी, यकीनी तौर पे 15वीं शब हम आज मौजूद थे आपके सामने, और मुझे यकीन है कि आज की ये महफिल बहुत अच्छी है, नशरियात बहुत अच्छी रही होगी। आपने इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया होगा। पसंद किया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने मेज़बान अनसब कुरैशी मोहम्मद नशबंदी को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह कल दोबारा से मुलाकात होगी। तमाम तर मेहमान का बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। इसी के साथ अल्लाह जी ताइफ भी देने क्या जी जनाब अली, अजवा कुकिंग ऑयल एंड अजवा क्या नाम है इसका, स्पाइसेस का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ताइफ दिए। अल्लाह साहब ने 2 है आज, या आपका नहीं जनाब, अब बंद कर दिया ना, क्या कर देना, क्या मजाक है जनाब अली। ये अल्लाह साहब आप हमारे मेहमान को आगे पहुँचा दें। असल में अब तो आप हमारे हो गए ना जनाब। तौफीक अत्तारी का मैं इसका पूरा कार्टून ले जाऊंगा। आयल के मेहमान और जनाब डॉक्टर अतौर रहमान कासमी, आपका माइक भी तो बंद है। डॉक्टर अतौर रहमान कासमी साहब जो बने हैं अजवा कुकिंग ऑयल के मेहमान। जी जनाब बिल्कुल, तो आपको तो अपने बंदे होगा ना अब तो। नहीं, मैं इंशाल्लाह जाते हुए पूरा कार्टून ले जाऊंगा एक साथ। इंशाल्लाह। तो जनाब अली बहुत शुक्रिया आप तमाम तरह आप इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह साहब दुआ फरमाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि या रब्बल आलमीन या अकरमल अकरमीन। मौला करीम इस ट्रांसमिशन को अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमा। जिन लोगों ने ताउन किया मौला उनके ताउन को कबूल फरमा। जिन अहबाब ने कोशिश की उनकी कोशिशें कबूल फरमा। हम सब के रिज़्क़ हलाल में खूब बरकत अता फरमा। लुक़्मा हराम से हम सब को महफूज फरमा। हमारे मोहतरम मुकर्रम उज़ैर भाई के वालिद की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। फ़हाद भाई, हयात भाई और सलमान भाई के वालिद की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। ज़ुहैब भाई के वालिदैन की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। जितने भी अहबाब यहाँ मौजूद हैं मौला सब की तमाम नेक जायज़ दुआएँ तमन्नाएँ सब पे रहमत की नज़र फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी हक़ नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम।
सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। करम है रमजान, रमजान